रख लूं वहां जहां पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा न हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, न मुझको खबर न तुझको पता। वो है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले। इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले। ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं। हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, न मुझको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बस चले तो बस यही चलता रहे 1.25 घंटे तक। बहुत सारे लोगों को एतराज हो सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मधुर संगीत बजता रहे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि मेरा काम समस्याओं के बारे में सवाल उठाना है, पूछना है। लेकिन सच ये है कि इतनी ज्यादा चाय चाय काय काय हो गई है जीवन में भी। हाँ साहब, अपने जीवन में भी और आसपास, तो लगता है कि कुछ देर सही भूलने का मौका लगे तो भूल जाना चाहिए। जी जी, मुझे मालूम है आप जैसे लोग जरूर सवाल पूछेंगे। अवधेश जी जैसे लोगों को कहाँ ये बर्दाश्त है कि थोड़ी देर म्यूजिक चले, थोड़ी देर संगीत चले, थोड़ी देर ऐसा माहौल बने। लेकिन ठीक है, बहरहाल मुझे मालूम है बहस होनी है, बहस जरूर होगी। तमाम वो कहते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, जिसके पैर में बेवाई फटी है, यानी जिसका पैर कटा है या फटा है, वही जानता है कष्ट कितना है। मैं आता भी इसीलिए हूं, चाहे जो भी परेशानी हो, चाहे मुझे दवा खा के आना पड़े, चाहे सर दर्द हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मैं आता इसीलिए हूं और कोशिश करता हूं। मैंने बगैर नागे शो किए हैं, इसीलिए कभी छुट्टी बहुत कम, शायद कभी 1 या 2, कि बहुत दूर से लोग आते हैं यहां पर और अपनी बात कहने आते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं एक बार फिर मौजूद हूं आपके बीच में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए, रोज की तरह। और ये जो थोड़ी देर बजता रहता तो मुझे लगता है कि अच्छा चलो मैं चुप हूं, कम से कम कुछ बज तो रहा है, सुन तो रहा हूं, मैं भी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को भी ताली बजा के जरा इस नौजवान का हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी हाँ, और वो मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार, उसके बाद उससे पहले योगी सरकार, फिर केंद्र सरकार, और अब तो दिल्ली की सरकार ने भी कहा है कि जो परफॉर्मिंग अफसर नहीं है, जो परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी जो कार्य ढंग से नहीं करेंगे, उनको जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाए। और ये बात तमाम सारे हलकों में, जब अब एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट और केंद्र ने भी कहा कि अब तो हर महीने 15 तारीख को, उसमें बैंक भी शरीक है, सार्वजनिक बैंक भी, सार्वजनिक उपक्रम और बैंक भी शरीक किए गए हैं, कि हर महीने की 15 तारीख को यह तय होगा कि यह कर्मचारी कार्य कर रहा है, यह कार्य नहीं कर रहा है, तो इसकी समीक्षा हो। तो तमाम सारी चीजें, जो ये सारी चीजें हैं, ये हैं किस लिए? वो इसलिए कि भ्रष्टाचार हमारे आपके बीच से खत्म हो। यही बड़ा मुद्दा है। कहां से आई हैं आप? मैं बिहार से आई, अररिया जिला। अररिया जिला, बिहार से, क्या बात है, बहुत अच्छी जगह है। तो दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? मैं पार्टी के कार्यक्रम से आती हूँ। पार्टी के कार्य? कौन सी पार्टी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो आप? मैं भी बिहार से आया हूँ। बिहार से, कहाँ से हैं आप?
फारबिसगंज नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। फारबिसगंज, हाँ, नेपाल सीमा से जुड़ा। तो आप भी पार्टी के कार्य से आए थे? तो बहुत अच्छी बात है। आपको तो इसीलिए नहीं, अच्छा किया। पार्टी के साथ साथ ये भी मनोरंजन भी हो जाना चाहिए, सवाल भी पूछा जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो ये आज का मुद्दा है, लेकिन जनता के बीच में जब मौजूद है तो जनता की बात जरूर करनी चाहिए। एक बात और है, एक तो पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि कुछ योजनाएं 40 साल से, कोई योजनाएं 10 साल से लंबित पड़ी हुई है। और इस सरकार ने कहा 2017 12 जुलाई 2017 की कोई बैठक थी जिसका जिक्र किया गया, और उन्होंने पूछा प्रधानमंत्री ने ये योजना कब से लंबित है, तो लोगों ने बताया कि ये रेलवे की योजना 40 साल से लंबित है। 1975 के आसपास इसका आगाज किया गया था। 40 साल से ये करवट नहीं बदल पाई है ये योजना। तो उन्होंने ऐसी योजनाएं छांटी और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन करिए और इसको साथ साथ समीक्षा करिए और आपको रिपोर्ट करिए। और अगर 3 बार उन्होंने उसमें उल्लेख है कि अगर 3 बार आपको वार्न किया जाता है, उसके बाद वो पूरी नहीं होती है, तो योजना पीएमओ अपने अख्तियार में ले ले। और ऐसा ही उन्होंने बताया कि दिल्ली मेरठ का जो हाईवे बन रहा था वो इसी का एक जीता जागता नमूना है। तो तमाम सारे चीजें हैं हमारे आसपास घटित हो रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या बात है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप कहाँ से हैं जी? हम लोग हाँ, किसान यूनियन हाँ, जौनपुर जिले से। जौनपुर जिलों से। भारतीय किसान यूनियन भानु। आज आपके नेता आए नहीं, बाय द वे आते हैं, कभी कभी आते हैं। आए हैं सर। हाँ, नहीं, यहाँ वाले जो आते हैं। आप आ गए नेताजी? जी जी जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जी 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 जिला अध्यक्ष हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? तो हमारी आज यहाँ मीटिंग थी हाँ जी, जंतर मंतर पर। हाँ हाँ, क्या हो, मीटिंग अच्छी हुई जंतर मंतर पे? राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, हाँ हाँ ज्ञापन दिए। हाँ हाँ, जी, तो सब अच्छा हुआ? नहीं अच्छा हुआ। तो मांग क्या है आपकी? मांग हमारी जो है कि जो हमारे किसान नेता हैं संसद में बैठना चाहिए। हमारी जो फसल की दाम है मेरे द्वारा होना चाहिए। अच्छा, फसल के दाम जो है किसान तय करे और ये उसके द्वारा होना चाहिए। आप कहाँ से साहब? जी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। क्या काम करते हैं साहब? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई इलाहाबाद में करते हैं या यहाँ? यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में करते हैं। काहे की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी की, मुझे लग गया था यूपीएससी की हैं आप। तो कैसी चल रही तैयारी? ठीक चल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलता मिले, क्योंकि जब यूपीएससी की तैयारी हो और कोई कर रहा हो तो उसको सिर्फ यही बोलना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका धैर्य बना रहे, सब्र बना रहे और आपकी मेहनत जो है रंग लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल किसी का हो तो मैं पूछ लूं, वरना मैं आगे बढ़ूं। मुझे मालूम है सासाराम से है ना आप? सासाराम में राजधानी रुकनी है आपकी, वो मुझे मालूम है आपका। वो कई बार से आप आते हैं और आज बहुत दिनों बाद आए। मैंने कह दिया सासाराम में राजधानी एक बार रुक जाए तो आपका काम बन जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उसमें नवीन कुमार जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीके गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शरद कोहली जी हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और असद खान फलाई साहब सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है सर? किशन लाल है। किशन लाल जी, आप हंसते ही रहते हैं क्या ऐसे ही हमेशा? आपको देख के हंसता हूँ। हाँ? आपको देख के हंसता रहता अरे साहब क्या बात है, कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के? तो बैठिए, जब तक मन लगे तब तक बैठिए और फिर उसके बाद जब मन ना लगे तो चले जाइएगा, ठीक है साहब? हाँ हाँ, यही बात है। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ और सबसे पहले मैं गिरी साहब, तरीका तो ये है कि अगर 40 साल से कोई योजना लंबित पड़ी है, सरकार ने 12 जुलाई 2017 के आसपास बैठक में ये देखा कि 40 साल पुरानी योजना है अभी। जी जी, 70 साल 40 साल पुरानी योजना है। उन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बना के ऑनलाइन डाला। दूसरी बात यह कि सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रम, बैंकों के कर्मचारियों, सब पे ऊपर उन्होंने कहा कि हर महीने की 15 तारीख को समीक्षा होगी और उसमें यह कहा जाएगा कि जो नॉन परफॉर्मिंग आदमी हैं उनके बारे में एक लिस्ट बनाई जाए। तो ये आपको लगता है कि एक बेहतर कदम की तरफ? मैंने इससे पहले भी शो किया है, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी, और ऐसा तो अब दिल्ली सरकार भी ने भी इस तरफ उपराज्यपाल से मुलाकात की है। कदम तो सही है कि जो कर्मचारी हैं उनको कर्मठ बनाने के लिए ये तरीका सही है, लेकिन हर महीना तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात ये, उसको इनका मूल्यांकन कौन करेगा?
मूल्यांकन में हर मंत्रालय को लिखा है उन्होंने। हाँ जी। हर मिनिस्ट्रीज ऑफ लेकिन वो जो निष्पक्ष हुई है मूल्यांकन ने तो किसी के नहीं, उसमें उन्होंने वाक्य लिखा है नहीं हो तो बोला ये काम नहीं कर उसको निकाल दो। नहीं, 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 ये ना हो है कि नहीं, एक निष्पक्ष विचार हो, आप जहां ठीक है ना। सरकारी आप भी हैं हाँ। तो आपकी एक रिपोर्ट जाती है, आपको भी एजेंसी देखती है बिल्कुल, और वो सारी की सारी रिपोर्ट जाएगी और आपका पीछे आपने तो कोशिश ये रहेगी कि 3 महीने पे कर दिया जाए, 3 महीने पे से आपका सीआर जाए, तो देखिए उससे होगा क्या, ज्यादा हो गया। वो जो मिलिट्री रूल में सब होता है, लोकतंत्र में अपने लोगों को अपने से श्रृंखला होना चाहिए, अनुशासन अपने से होना चाहिए। प्रतीक हर महीने नहीं चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, 1 महीने काम करें, 1 महीने आराम करें और तीसरे महीने असेसमेंट मेरे भाई कोहली साहब 3 महीना में जो होगा 1 महीने को छोड़ दिया जाएगा क्या? सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग है तो उसको जबरन रिटायरमेंट क्यों दिलाया जाए, उसके ऊपर मुकदमा क्यों ना चले, और जो इतने सालों से वो नॉन परफॉर्मिंग होके उस कुर्सी पे बैठा हुआ है उसका दंड क्यों ना मिले। अगर इतने सालों से वो कुर्सी पे नॉन परफॉर्मिंग था तो क्या इतनी सारी जनता इस कारण भोगी नहीं है क्या? आप कहते हैं कि निकाल दीजिए, उसको दोषी करार दे दीजिए, तो दोषी करार देने के बाद आप निकालते क्यों, उसमें मुकदमा क्यों नहीं चलता है, उस पर क्यों नहीं इस तरह का कोई कार्रवाई किया जाए कि आगे आने वाली 10 नस्लें भी सोचे कि हम नॉन परफॉर्मिंग नहीं रहेंगे सरकार में। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक, बड़ी महत्वपूर्ण बहस है, महत्वपूर्ण बहस इन द सेंस कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऑफिसेस टकराते हैं, चाहे किसी को जन्म प्रमाण पत्र लेना हो और चाहे किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, चाहे किसी को खतौनी निकालनी हो, तमाम सारे चीजें जो हैं सरकारी कर्मचारियों के बीच से होकर निकलती हैं। जी देखिए पहले इसका परिप्रेक्ष्य हमको समझ लेना चाहिए, तब उसमें देखिए ये जो आपका कार्यक्रम है इसका 3 पहलू है। पहला तो ये है कि भारत में जो योजनाएं लंबित रही हैं वो ज्यादातर सरकारी अफसरों के कारण ही रही हैं, चाहे नीचे के स्तर के हो ऊपर के स्तर के हो। या हमारे देश में जितनी परेशानियां हैं, यहां तक कि सरकार को भी लोग गालियां देते हैं, उसके पीछे भी भूमिका सरकारी कर्मचारियों की होती है, क्योंकि सरकार का काम नियम बनाना, लागू तो उनको करना है, समय पर जन प्रमाण पत्र उनको देना है, अगर शौचालय योजना है उनको लागू करनी है। नरेंद्र मोदी का मैं पहले इसका सकारात्मक बोल दूं तब नकारात्मक बोलूंगा। सकारात्मक पक्ष है कि नरेंद्र मोदी अपने जैसे एमपी होते हैं, एमएलए है, जो उनके मंत्री हैं, उसी तरह नौकरशाहों को भी अपनी टीम बना के काम करने की कोशिश करते हैं। गुजरात से हमने देखा है, आपने देखा चुनाव होने के बाद उन्होंने पहली बैठक जो है सचिवों की ली और उनको कहा कि आपने हमारा कार्यक्रम लागू किया जमीन पर, इसके कारण हम चुनाव जीत करके आए हैं। तो इसका मतलब हुआ आप जो है योजना हमारी लीजिए, मन से काम करिए, अगर कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेवारी मैं अपने सर पर लूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ईमानदार काम करने वाले, परफॉर्म करने वाले हैं, सरकार उनके साथ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बेईमान है, जो नॉन परफॉर्मर है, जो काम नहीं करते हैं, उनको लटका के चलने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आईएएस आईपीएस लोग, मेरे से जो हम लोगों के दोस्त थे, कहते रहते थे कि भाई एक काम है, हमारी नौकरी सुरक्षित है, कोई नहीं ले सकता है। तो इस सरकार ने ढूंढ के निकाला उसमें से, और अभी तक लोगों को शायद अभी चूंकि 15 उसने कस्टम और वालों को, अफसरों को किया है, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और उसके पहले 12 कर दिया आयकर अधिकारियों को, तो हल्ला हो गया। आज मैं देख रहा था, जब मैंने पूरा रिपोर्ट निकाली है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं गिन रहा हूं ऐसे करीब 225 अफसरों को पिछली सरकार में ही नरेंद्र मोदी ने या तो बाहर किया है या उनको जबरदस्ती रिटायर किया है। और जो मुकदमा ये कह रहे हैं, मैं आज की खबर दे रहा हूं, आज 110 जगहों पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और सारे छापे अधिकारियों के ऊपर हैं जिनमें ये रिटायर किए हुए हैं, जिनमें इनको जो है बाहर किया गया है या जिनको मुअत्तल किया गया है। इसमें आयकर, एक मिनट, आयकर के भी अधिकारी हैं और इसमें उसके भी अधिकारी। प्रतीक भाई कह रहे हैं, देखिए 19 इसमें दो राय नहीं है। जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही है, उसमें तो उसके ऊपर दंडित किया जाना चाहिए। जो बात हम उठा रहे हैं अंकुश की, कितना मॉनिटर करेगा। मैं एक मिसाल देता हूं, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, एक बार वीसी से मेरा बातचीत हो रही थी, कहता आए दिन हम मंत्रालय को जवाब दें कि यूनिवर्सिटी कैसे चलाएं, रोज एक चिट्ठी आ जाती है। इतना मॉनिटरिंग सही नहीं है। ये लोकतंत्र में जब तक लोगों में अपने में अनुशासन नहीं होगा, लोकतंत्र चलेगा नहीं। लोगों को प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहित करिए काम करने के लिए, लेकिन मिलिट्री रूल नहीं। लोकतंत्र में दंडा ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। देखिए मैं बताऊं, सारी चीजें उल्लेख होती, पश्चिम बंगाल की हम तमाम बातें करते। पश्चिम बंगाल में
पैसा जो है वापस किया गया, जो मकान के लिए जो योजना में पैसा जो कट कर लिया था वो पैसा दिया गया पश्चिम बंगाल में, ये अधिकारियों ने वापस किया। तो ये भी एक हाँ, ये भी एक मिसाल है कि कैसे चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। बिल्कुल बदलाव तो है ना, जब ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जो योजना पंडित नेहरू लेकर के आए थे वो पूरी नहीं करा पाई सरकारें। उसको पूरा किसने कराया? लोगों के वो भी पंडित नेहरू ही उसके लिए जिम्मेदार है। हर चीज के लिए ये देखिए आरोप अपत्य है। देखिए हर चीज के लिए उनको लीजिए। सुनिए एक फिर मैं नहीं बोलूंगा भाई, मेरा ये कहना मैं बीच में इनके नहीं बोलूंगा। अगर ये बोलेंगे वाकई में इनको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 10 सेकंड में माइक नहीं उधर जाना है तो आप बोलिए, फाइन था, आप बोल ही नहीं पाएंगे। अपनी बात कंप्लीट। मेरा ये क्यों दोषी है ना, सरदार सरोवर योजना कौन लेकर के आया था? पंडित नेहरू लाए थे नहीं लाए थे? क्यों नहीं पूरा हुआ? वो पूरा किया जब नरेंद्र मोदी सरकार आ गई, उसके बाद जाकर के पूरा हुआ। आप सही कह रहे थे, 70 वर्षों की योजनाएं पड़ी साहब, 40 वर्षों से शिलान्यास हो गया, करोड़ों रुपए शिलान्यास। रेलवे की योजना थी कोई 40 साल से, रेलवे की पानी की योजना जिसके लिए एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे, सिंचाई के लिए एक एक आदमी तरस रहा पानी की बूंद के लिए। 40-50 साल पहले इसके बारे में सोचा गया, उसका शिलान्यास किया गया, उसमें कोई काम नहीं किया गया। अगर मोदी सरकार पूरा कर रही है तो इसमें पीड़ा किस बात की है? दूसरी बात, आपने कहा कि लोगों पर मुकदमे होने चाहिए। अजय जी सही बोल रहे थे, 180 से भी ज्यादा अधिकारियों पर सीबीआई की रेड चल रही है, पहले भी चली है। आईपीएस अफसर भी जर्मन रिटायर कराए गए हैं, आईएएस भी कराए गए हैं, आईआरएस भी कराए गए हैं। और अब जब हर जगह मूल्यांकन होता है, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका परफॉर्मेंस हर जगह हर साल आपका इंक्रीमेंट लगाने से पहले तय किया जाता है कितना आपने काम किया, कितना नहीं किया, हर महीने का आपको रिपोर्ट देना पड़ता है। तो क्या आईएएस अफसर को क्यों नहीं देना पड़ेगा भाई? वो जो ब्यूरो है, ब्यूरोक्रेट है, वेरी वेल टेकन, क्यों आता है? वेरी वेल टेकन। आगे तो परमानेंट मेरी देखिए सरकार किस चीज का नाम है? सरकार समूह का नाम है अधिकारियों के। सरकार पहले सड़क के चलती थी, उसको सरकार कहते थे। आप भी बोलिए फिर। वो है जो गति से मैं इस सरकार अरे भाई मैं आपकी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं एक बात नहीं, हमारी भी है सरकार, हमारी भी है। ये इनको लग रहा है कि बस किसी इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप फिर वही वाली बात आ जाएगी कल जिस पे टॉपिक, अगर आपने कोई सवाल पूछ दिया तो आप इनके साथ नहीं खड़े। अरे भाई किसान भी तो अपना हक मांग रहे हैं, क्या किसान आपके साथ नहीं खड़े? फिर तो आप देखिए इस नैरेटिव को मत सेट कीजिए प्लीज। हर चीज को जहां ईवीएम नहीं है वहां जबरदस्ती बना ले रहे सरकार ये लोग। तो चलिए ऐसी बात कर रहे हैं, बहस नहीं है। अरे ईवीएम नहीं हम सरकार बना रहे, आपके लोग आपके पास रुक नहीं रहे, वो भागे जा रहे हैं, आप अपने लोगों को रोक नहीं पाते तो शम कर लगाते हो। नहीं, कर्नाटक में बहस नहीं करनी है मुझे बहस करनी है। नहीं, क्या अकाउंटेबिलिटी का पहले कानून नहीं था? डीओपीटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का, उसमें भी है अकाउंटेबिलिटी का है, लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी को कौन चेक करेगा, ये था सवाल। और एक सेकंड सुनिए, 180 तो पहले लागू मैं पूरा उसमें एक देखिए उसमें एक पॉइंट है, ये आपने सही बात कही, उसमें एक पॉइंट है, उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन जब रिपोर्ट बने तो उसमें पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी दोनों हैं, दोनों का पॉइंट रखा। ये कहां से निकल के आया ये भी समझने वाली बात है। जितनी भी सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में स्कीम्स लॉन्च करी, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजना थी, उनमें जब जमीनी तौर पे वो स्कीम लागू की गई तो वो बहुत सारी स्कीम जमीनी तौर पे नहीं पहुंची गई। किस वजह से? नौकरशाही की वजह से। प्रतीक 1,74,000 करोड़ का पेंशन का बजट है इस समय 2020 का सरकार ने रखा है। आप मानेंगे सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी दी जाती है उससे ज्यादा पेंशन का बजट है। सेक्शन 56J पेंशन रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आप 50 साल के हैं, आपने 30 साल नौकरी करी है, तो अगर ऐसा कोई, अब देखिए ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जगह एक एनपीई निकल आया, नया कॉन्सेप्ट, नॉन परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। अगर आपने 50 साल के हैं, 30 साल आपने नौकरी करी है, तो सरकार आपको नॉन परफॉर्मेंस के बेसिस पे पेंशन देने के लिए जबरदस्ती रिटायर कर सकती है। ये वेल विद इन द रूल्स है। पेंशन फिर भी मिलती रहेगी, नौकरी से नहीं निकाला जा रहा है, पेंशन फिर भी मिलती रहेगी। अगर साहब काम नहीं कर रहे हैं तो घर बैठिए ना, जाके काम नहीं करे, क्यों जनता को परेशान किया जाता है? उनको घर जाके बैठना चाहिए। यही तो ऐतराज है मेरा, यही ऐतराज है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो घर बैठिए और पेंशन लीजिए। क्यों लीजिए? उसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा चला के कराया? नहीं, सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जब 8 नवंबर को नोटबंदी करी गई थी, उस समय ये काला धन प्रूव हुआ। जब काला धन प्रूव हुआ तो काला धन क्रिएट करने वालों को पकड़ा क्यों नहीं गया? सीबीआई थी। श्रीवास्तव जी, एक परिवार होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, तो सबको पनिशमेंट मिल जाएगी।
अगर आपने उसको पेंशन भी खींच ली तो सबको पनिशमेंट मिलेगी फिर। जी वो ठीक बोल रहे हैं, इन्होंने थोड़ा उसको जनरलाइज कर दिया, सभी के लिए पेंशन नहीं है। किसी को कहा गया 2004 के बाद तो वैसे किसी को कहा गया कि आपको 3 महीने का पेंशन दे दिया जाएगा, आपको 3 महीने प्रमोशन रोक दिए, प्रमोशन नहीं, ऐसा है 3K। देखिए अभी अमित शाह ने 3K लागू किया है, कामकाज, करप्शन और कैरेक्टर, इन 3 कसौटियों पर जो है सबकी लिस्ट बन रही है ना। सुनिए 3K में कि भैया कामकाज तो होगा ही, लेकिन अगर आप पर किसी के यौन शोषण का आरोप है तो उसको 15 दिन में जांच करके और रिपोर्ट दो उसका, और उसके आधार पर कुछ लोग ऐसे हैं बाबू कि वो उनके यहाँ एक जो फाइल गया, ये सब गणना हो रही है कि कितने नंबर का फाइल इस आदमी के पास कितने तारीख को कितने साल पहले आया, उसी टेबल पर बैठा हुआ है। तो ये कामकाज का तरीका हो गया। जब अरुण शौरी पर्सनल मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा कि हमने अपने टेस्ट के लिए एक फाइल हमने भेजा किसी के पास, पता चला कि 97 दिन बाद वो फाइल मेरे पास घूम के आई, 97 डेज बाद मैंने अर्जेंट लिखा था, उस पर कोई ऑर्डर नहीं था। फिर मैंने शांति से उसको दोबारा भेजा, फिर मेरे पास वो 6 महीने हो गए, उस पर कोई ऑर्डर नहीं था। तो सवाल यह है कि ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार है, ऑफ कोर्स भ्रष्टाचार है, ये बिल्कुल भ्रष्टाचार। जी जनाब आली जी, ये बात कर रहे थे कि अभी जिसके ऊपर यौन शोषण का है उसे निकाल दिया जाएगा। कुलदीप चंद सेंगर उसको बचाते फिर रहे थे, निहाल चंद थे वो मंत्रालय में इनके थे। अफसोस की बात यह है कि तिरंगा यात्रा निकालते हैं इनके लोग आसिफा के रेपिस्ट के फेवर में, उसके बावजूद उन्हें प्रमोशन मिलती है। किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? यौन शोषण के निकाल देंगे, शर्म की बात इनके लिए। सबको देखिए मुझे लगता है कि जब आप एक तरफा बात करते हैं समाज में तो आप अपने आप से इंसाफ नहीं कर रहे। आप जिन जिन लोगों का नाम लिया उसमें 2-3 और केसेस जोड़ देते, भरतपुर जोड़ देते, मथुरा जोड़ देते, केरल और बंगाल जोड़ते, तो मुझे लगता कि आप अपने आप से इंसाफ कर रहे हैं। तो इस तरह का जवाब देके मुझे लगता है कि आप डिबेट को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं। ये है सवाल तो पूछ लिया नहीं, ये सवाल है, लेकिन सवाल आप कम से कम वो करिए जो एक्यूरेट हो, जो एक्चुअल हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो। आप भटकाने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, उनका ताना बाना बिखेरने के लिए ये सवाल नहीं हो सकता। ये सवाल की टेंडेंसी बदलनी चाहिए। सवाल का जो बार बार कह रहे हैं, हम जितनी तत्परता से और जितने कठोर कानून के तहत कार्रवाई करती है ना मोदी सरकार, आज से पहले कोई एक उदाहरण तो बता दे। की रिपोर्ट है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का उदाहरण तो इस वक्त हमारे लोकसभा में जो लोग हैं उनमें से 46 के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 300 से अरे भाई जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके साथ ये कोई नया नहीं है। जो भी पॉलिटिशियन है, नहीं तो आप जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, जस्टिफिकेशन आपने नहीं दिया। आप जब वोट डालने जाते हैं तो उनके रिकॉर्ड को एक बार देखिए, फिर वोट कीजिए। आप वोट करते हैं भी आंख बंद करके, तो आप ऐसे लोगों को चूज करके लाएंगे। आप लोग जो ढंडूरा बजा रहे हैं, सुनिए एक मिनट, एक बात मैं बता, तथ्य सबके सामने है। तो ढंडूरा बजा रहे हैं कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया, काला धन वापस ले आए, गंगा का सफाई हो गया, तो नौकरी सबको मिल गया। कहाँ पर है भैया? एक तरफा मत बोलिए, इसके अलावा और कुछ मत करना। अरे नेगेटिव पॉलिटिक्स का कोई सर नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो देश की जनता देख रही है। और इस सरकार ने सुनिए एक सेकंड, इस सरकार ने अच्छे दिन का स्लोगन गायब भी कर दिया है। अब अच्छे दिन की कोई बात नहीं कर रहा है। अब आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं या उसकी बात? अरे बताओ, तस्वीर इसी दिल्ली से में देखने को मिली। आज शोभा यात्रा थी, आज सुन लीजिए, पुरानी दिल्ली में आज शोभा यात्रा थी। आज जन्नत की तस्वीर इन लोगों को मालूम नहीं है, ये तो अवेयर रहते नहीं है। आज वहीं देखने को मिली है कि वहीं पे दोनों समुदाय के लोग, अगर एक तरफ हमारे हिंदू भाई शोभा यात्रा लेके निकल रहे थे तो मुसलमान भाई वहां पे भंडारा लगा के उनके साथ उनकी व्यवस्था में लगे हुए थे। ये हमारा भारत है। इसके ताना बाना को अगर कोई तोड़ना चाहेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रतीक भाई, आपका काम खत्म हो गया, जन्नत बन गया हिंदुस्तान, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, को बरकरार रखना है। आप जैसे लोगों से, आप जैसे ये वो नेगेटिव लोग हैं जो लोगों में नकारात्मक फैलाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। अरे आज हिंदू मुस्लिम मिलकर के एक होकर के उस मंदिर का निर्माण करे जो टूटा था, तो इसमें इसको हंसी मजाक होना चाहिए। यही
बात मैं भी कहने जा रहा था कि अगर ऐसी हालत हो चुकी है तब तो अगले 5 वर्ष में भारत से गरीबी खत्म, भारत से दलितपना खत्म, भारत के पिछड़े लोग सब अगड़े हो गए, सारे लोग ऊपर उठ जाएंगे, फिर तो बहुत बढ़िया। इसकी तो मैं सराहना करता हूं। अगर ऐसा हुआ तो 5 साल बाद यह नतीजा दिखेगा हम लोगों को। और विश्वास करने की बात ही क्या है, पिछले 70 सालों से विश्वास ही कर रहे हैं साहब, पिछले 70 सालों से विश्वास ही कर रहे हैं और पिछले 6 साल से भी विश्वास कर रहे हैं। अच्छे दिन के मैं आ गया। हम तो सुनने के लिए ही बने हैं पाजी। कितना वक्त हुआ अभी ब्रेक में? पाजी ब्रेक का 1-2 सेकंड बाकी है। जी हाँ जी। अभी अच्छे दिनों की बात कर रहे थे। अभी हम जब कर्मचारियों की बात कर रहे थे तो हमारे हुजूर बदले बदले से दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे उन्हें जेल भेज दो, ये पॉजिटिव हो रहे थे। मतलब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, ऐसा एक कड़ा निर्णय लिया है कि दिखा दी कि नेतृत्व क्या होती है, कैसे लोगों को सख्ती से संभाला जाया जा सकता है और उन लोगों को बाहर का रास्ता। भारत के निर्माण के लिए और भारत के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जो कदम उठाए जाएंगे, चाहे सरकार के जरिए उठाए जाए, विपक्ष के जरिए उठाए जाए या आम जनता के साथ उठाए जाए, हम सबके साथ है। ये मत कहिए कि आप जो है सिर्फ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बदले देखिए, सरकार की तर्कसंगत तरीके से आलोचना करना कोई बदला बदला होना नहीं होता, ना विरोधी होना होता है इस बार। और समझिए आप अपने प्रशंसक से इतने अच्छे अपने आप को नहीं निकाल सकते जितना आप अपने आलोचकों के जरिए निकाल सकते। आपको आलोचना करनी चाहिए, आलोचना का सारा स्वागत होता है, लेकिन आलोचना करने के लिए अपने आप को नेगेटिव मानसिकता से नहीं करनी चाहिए। ये सोच के नहीं करनी चाहिए कि सरकार जो कदम उठा रही है वो गलत है। भाई मानसिकता मनुष्य का अपना होता है, वो हमारे पास कोई दवाई है कि किसी की मानसिकता हम बदल दें। लेकिन देखिए, आप जब पॉजिटिव चीजें हो तो उसमें आप निगेटिव ना घुसाएं। समाज बदल रहा है तो बदलने दीजिए। काम अच्छे अगर वजीर आजम कर रहे हैं तो तारीफ करिए। अरे आप ये समझ लीजिए और ये समझ लीजिए, एक बात जानता हूँ, जो भी सरकार दलितों को ऊपर उठा देगी, पिछड़ों को आगे कर देगी और गरीबी हटा देगी, मैं उसके साथ हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार कोई भी हो, लेकिन यही 3 चीज तमाम 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को जो सरकार ऊपर उठा देगी उसके साथ खड़े नहीं होंगे। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज के साथ जाति धर्म ये खत्म नहीं होने देंगे। ये सरकार ये खत्म कर, मोदी जी यही कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी यही कर रहे हैं। गरीबी रेखा का नारा हटाने की बात इंदिरा जी कह के आई, गरीबी हटाओ नहीं हटी। हमने तय किया, मोदी सरकार ने तय किया, मोदी जी ने तय किया कि पिछली सरकार में 1 करोड़ परिवारों को गरीब रेखा से ऊपर उठाएंगे। उठा करके लेकर के आए, आज गरीबी को ऊपर लेकर के आने की बात करिए। दलितों के लिए काम किया है हमने, पागड़ों पिछड़ों के लिए काम किया है, ये सरकार ही कर रही है। सबसे ज्यादा तो आप लोग देखिए, हिंदुस्तान एक सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, फिर आप फिर बोलने नहीं दे रहे। हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान गरीब देश नहीं है, हिंदुस्तान ही गरीब है। बहस बहुत जा रही है क्या? ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं क्या? ट्रेन छूट जाएगी। कौन सी ट्रेन पकड़ना है? अरे तो एक काम करिए ना, पानी वानी पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए फिर जाइएगा। खाना भी बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करते हैं एक बार। और बात हो रही थी जबरन रिटायर करने के अधिकारियों के मुद्दे पर। बात पहुंची भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार से 40 साल 50 साल पुरानी जो योजनाएं हैं उन पर पहुंची। सरकार ने कहा कि अब हम इसको ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन लेकर जवाबदेही पारदर्शिता बढ़ाते हैं। मुझे मालूम है बहुत ज्यादा उमस है, पसीना बहुत ज्यादा है, सवाल भी आपके पास बहुत सारे हैं। मैं चाहूंगा एक एक करके बातचीत को शुरू करें। जी, कहां से हैं आप? सर उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से? जी सर, मेरा एक दोस्त है जोधपुर का, वो दिल्ली में रहता था। हाँ। अब 5-6 दिन पहले सरायकली खान में ना वो कहीं पे कुछ गया था काम के लिए। जैसे आने टाइम ना उसको 2 चोर पकड़ लिए और इसने जैसे पकड़ा ना चोरों को, कोई पब्लिक भी आया नहीं हेल्प करने के लिए। इसने रात को 9 बजे भीड़ भी था इसका। ये सर ये यहीं पे भी सर कभी कभी आता था आपके शो में भी। ये बलदेव बिश्नोई अभी यहीं पे ना हॉस्पिटल था, अभी जोधपुर चला गया घर। तो कह रहा था पक्का ना ये न्यूज में दिखा देना। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये भी भ्रष्टाचार एक तरह का है और ये बहुत जबरदस्त कि एक आदमी किसी को पकड़े और 4 आदमी उसको तमाशा देखे। और ये बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है जिस तरह से हम लोग तमाशबीन बने रहते हैं। जी ऑफ कोर्स कह रहा था कि उसको पुलिस सिस्टम भी हेल्प किया, पर कहीं ना मेन रोड में इसका ये था कि मेन रोड में कहीं पे कैमरा है ही नहीं। हाँ मुझे मालूम है सर, मुझे मालूम है जिस तरह से इनको हमला किया। जी ये बहुत दुखद है भाई, बहुत ज्यादा दुखद, बहुत ही दुखद। जी जी हाँ जी, सबको प्रणाम बोलता हूँ। मेरा नाम संपत नायक है, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी OU JSC का प्रेसिडेंट हूँ। आई एम फ्रॉम हैदराबाद।
मैं आज 3 बातें बोलता हूं माय डियर फ्रेंड्स। द फर्स्ट थिंग, आप कितना बुरी बातें हैं बोलते हो, कितना सोचने की बातें बोलते हो। द फर्स्ट थिंग, अभी तक अपन चाइना से, भारत और चाइना से अपन 2018 में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर लिया था। वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कितना बोले तो 5,80,000 रुपया, करोड़ का रुपया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर लिया। भारत इसमें से केवल 80,000 का एक्सपोर्ट कर लिया था, मगर भारत इंपोर्ट कितना कर लिया बोले तो 5 लाख का जो वस्तु और रहता ना आर्टिकल्स, वो पूरा इंपोर्ट कर लिया। एक बार सोचो माय डियर ब्रदर्स, 5 लाख करोड़ का रुपया अपन इंपोर्ट कर लिया बोले तो वो इंपोर्ट करने का आर्टिकल्स इधर ही जो दूसरा पॉइंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की असंतुलन की बात कर रहे हैं। दूसरा बात, इधर ही कंपनीज डाल के मेरा इतना बच्चे, मेरा इतना प्यारी मेरा भाइयों देख रहा, इधर कई को आप एम्प्लॉयमेंट कई को नहीं देता। मैं एक सरकार के एक पूछ रहा हूं। दूसरा सेकंड थिंग क्या है बोले तो हिमातास बोल के 1 लाख अपन पूरा 140 करोड़ ऑफ द पीपल लाइव इन इंडिया। एक हिमातास बोल के एक मेडल जीतने के लिए इतना कष्ट पकड़ रहा, अपना इंडिया में एक मेडल आने के लिए इतना कोशिश कर रहा, मगर ये जो गवर्नमेंट वाला है वो किसी को भी जो स्पोर्ट्स के लिए किसी को भी उनको प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। थर्ड वन इज क्या है बोले तो इतना मेरा भाइयों इधर पीजी वाला या पीएचडी वाला या डिग्री वाला या सच है, आईपीएल चल रहा तो अपन लाखों करोड़ का बच्चा देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, वर्ल्ड क्रिकेट चल रहा तो अपन देख रहे हैं, मगर अपने देश की बजट डाले तो कितना आदमी को मालूम पड़ना चाहिए। आपको कितना मतलब आपका कहना है कि आईपीएल देखते हो, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, लेकिन बजट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। बजट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा ये जो राजकीय नीति को इनको पूरा पकड़ना है, पूरा बात करना है कि गल्ला पकड़ के इसको पूछना है ये मेरा भारत है। थैंक यू। के लिए मैं अच्छा, आप पूछ रहा हूँ। आप स्टूडेंट लीडर हैं? एग्जैक्टली, आई एम द स्टूडेंट लीडर। स्टूडेंट लीडर हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत नायक है। संपत नायक जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं ना। हाँ जी। क्योंकि ये बाहर से आए हुए हैं, इनका जवाब देना जरूरी है। भाई साहब, पहले आपने जो आंकड़े दिए हैं चाइना और भारत के, वो आंकड़े ठीक नहीं है, पर हाँ ये बात ठीक है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो जो सरकार ने मेक इन इंडिया निकाला है, चाइना दुनिया की फैक्ट्री, हम भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। और जो आपने जो बजट की बात करी, सुनिए, जो आपने बजट की बात करी, आपको किसने कह दिया कि लोग बजट नहीं देख रहे? एक आदमी बजट देख रहा था। मैं खुद सारा दिन टीवी पे बजट पे था, एक चैनल सिवाय बजट के कोई बात नहीं कर रहा था, और हर आदमी बजट की बात समझता है। आज का भारतीय भाई साहब बहुत एजुकेटेड है, बहुत समझदार है। आप पूछिए किसी से, हर एक को बजट की समझ है। इस बजट में क्या चीज सस्ती हुई, क्या महंगी हुई, कितनी इनकम टैक्स की रियायत मिली, कितनी नहीं मिली, सब कुछ बजट में इस टाइम दिया जाता है। क्या उन्होंने बजट को लेकर बात नहीं किया है? उन्होंने ये कहा आईपीएल देखने वालों को, आईपीएल जो खिला रहे हैं खिलाड़ियों को 35 करोड़, 100 करोड़, 80 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, वो रुपया यूज हो सकता है गरीबों में। अरे बहुत करोड़ों रुपए का ऑक्शन हो रहा है भाई। आईपीएल में जो पैसा खर्च हो रहा है उसके ऊपर बात किया उसने। आंकड़े गलत है बिल्कुल। देखिए, नौजवान की लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने जो बात अपनी मैंने जानबूझ के पूरी बात सुनी। बाहर से है, एक उनका अपना मत है और मत देने का राइट भी है उनको, अधिकार भी है। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ एक चीज आप देख रहे हैं, पिछले 2014 से 2019 में आपने ट्रांसपेरेंसी देखा, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि वो भी जरूरी है कि अगर किसी के साथ कोई हाथापाई कर रहा है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही, तो दूसरे जो हमारे लोग हैं वो खड़े होकर देखने लगते हैं। उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी आए। ट्विटर पे तो तुरंत चले जाएंगे, ट्विटर और फेसबुक पे तुरंत। अभी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहाँ से जितने लोग हैं वो नहीं उनको सपोर्ट करेंगे, मदद नहीं करेंगे, चले जाएंगे। सुन लीजिए, नहीं सुनिए, बताइए प्रॉब्लम है। आप प्रोफेसर हो, शिक्षा क्यों नहीं देते बच्चों को? ये क्यों नहीं देगा ना? आप प्रोफेसर किस बात के हो? आपको संस्कार देने चाहिए, भाषण देते हो केवल। अच्छा, सारा जिम्मा प्रोफेसर का और आपका कुछ नहीं है ना? आपको हम जिता के सरकार बनाए, आपका कुछ नहीं। प्रोफेसर सारा काम प्रोफेसर। जी काम नहीं करना और भ्रष्टाचार, ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू है, दोनों में बहुत तालमेल है। इसको उठा के देख लीजिए। एक बात ये सर। दूसरी बात कि विगत पिछले 45 साल में हमारे यहाँ अर्थशास्त्री लोग भी हैं,
250 से 300 गुना इन कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी हुई है। इन्हें काम करना चाहिए। अगर सरकार इस पे एक्शन लेती है तो सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। एक बात। दूसरी बात यह है सर कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि दरोगा जी काम नहीं करते हैं, दरोगा जी घूस लेते हैं तो दरोगा जी दोषी है। लेकिन दरोगा जी से अगर घूस लिया जाता हो, एसपी साहब से घूस लिया जाता हो, उन कर्मचारी को काम नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता हो, अगर वह काम करते हैं, करना चाहते हैं, उसके बाद बैठ से उनको पीटा जाता हो इसी भारत में, इसका जिम्मेवार कौन है और इसका जवाबदेही कौन देगा? ये सवाल एक चीज बताना, सिर्फ एक ही चीज भाई आपको बताना चाहता हूँ, जो अफसरशाही है इसको हम कहते हैं ये घोड़ा। अब घोड़ा में जो घोड़ा सवार है वो है नेता। अब घोड़ा के तो दंड दे रहे हो, नेता के तो उसका ये बताएंगे। ये है सर आया मैं इंदौर से इंदौर से। अरे तो अभी तो इंदौर का जिक्र कर रहे हैं। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक बल्लामार विधायक पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उन्हें केवल नोटिस क्यों दिया गया? अभी तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके जो जमानत मिलने पर पुलिस अधिकारी थे, जेल के जो अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया। अवधेश जी ने उनका सपोर्ट किया था कि अगर उन्होंने बल्ले से मारा है तो ठीक किया। ये नहीं कहा था। हाँ। मैंने कहा हिंसा छोड़ के बाकी सब ठीक है। हाँ। क्योंकि अगर आखिर वो घर टूट गया ना, वहां से लोग निकाले गए ना, उन महिलाओं को, उन गरीबों को बचाने वाला कोई नहीं हुआ ना। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने नहीं जाता, उन्हें तोड़ने का ऑर्डर बीजेपी के ही महापौर ने दिया था। महापौर बीजेपी। बहस वहाँ नहीं है, बहस ये नहीं, बहस वो नहीं है। अवधेश जी पूरी बात तो बोलने दीजिए, आधी बात से देश में। मेरा अपना कहना यह है कि जहां भी अन्याय दिखता है वहां हमको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उसके लिए अपना पद भी जाए तो जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी देना हो भी। हिंसा केवल अपने हाथ में नहीं करना है। मैं उसके हिंसा का विरोधी था, लेकिन जो कुछ वहां हो गया उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कल एक बिल्डर वहां घर बनाएगा, करोड़ों रुपया में उसको बेचेगा और वो बिल्डर माफिया के कारण सारा कुछ हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे लड़ाई होगी? बिल्डर माफिया को रोकिए आप। देखिए मेरा विरोध है, अवधेश जी तो बिहार से आते हैं। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपने इतिहास देखा होगा कि बिहार के ही गोपालगंज जिले के एक डीएम को वहां के एक नेता ने भीड़ के अंदर डीएम को अपने गाड़ी से निकाल के मार दिया था। तो आप उकसाइए नहीं, ये सच। देखिए नहीं, ये आप मैसेज जो देंगे ये गलत होगा। देखिए जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो नाकारा हैं, उनको सरकार उनके ऊपर नजर बना के रख रही है, उनको वो वहां से हटाएगी। लेकिन अगर कोई हिंसा करता है तो उसके खिलाफ सबको होना पड़ेगा, उसको सबके खिलाफ। बिल्कुल आ गया मैं आपके पास। कहाँ से हैं आप? जमालपुर मुंगेर, जिला मुंगेर से आए हुए हैं। जिला मुंगेर से, जमालपुर से हैं। जी। अरे अवधेश जी बिहार से हैं। जी कैसे आना हुआ इधर? मेरी बच्ची यहाँ जॉब करती है और लोग कहते हैं कि बेटियां बचाओ और बेटियां को पढ़ाओ। हाँ। तो हम लोग अपने बच्चे को अपना मेहनत करके पढ़ा लिए, लेकिन बच्ची मेरी यहाँ जॉब करती है। अगर हम लड़के के सिलसिले में हर महीने आते हैं, लोग कहते हैं कि इतना दहेज, लड़की ऐसी है तो लड़की वैसी है। शादी करने के वश में परेशान रहते, मेरे हस्बैंड भी परेशान रहते हैं, लेकिन सब बहाना हस्बैंड आए दहेज की प्रथा में सब टाल देते हैं। इस पर बोला जाना चाहिए। और बिहार से हैं। बच्ची निराश हो गई, ये बोलते हम शादी। सरकार को तो आप जब मन आता पाजी आप कान पकड़ते हो, सरकार का कान पकड़ के हिला दो, चाहे कोई हो। सरकार का मैं बोलता हूँ, एक मिनट। देखिए कितना टैलेंट है बच्ची मेरी, कितनी टैलेंट है। आप फोटो देखिए, इसकी डिग्री देखिए। अब 5 लड़के लोग कहते हैं कि 8 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे। डूब मरे वो लड़के और डूब मरे उन लड़कों के माँ बाप। जिसके 4 लड़कियां कैसे शादी होगी? मैं समझ सकता हूँ इसको, आप बताइए। मैं समझ सकता हूँ इस पीड़ा को। 3 महीने से मैंने दिल्ली आ रही हूँ अपनी बच्ची के लिए, 3 महीने से। हमारी हार्ट का प्रॉब्लम है, हम दिखाते हैं एम्स में, भीड़ भाड़ में दिखाने पड़ते हैं। और बच्चे मेरी निराशा की, मैं शादी नहीं करूंगी। लड़कियों से कहिए, अपनी बेटियों से कहिए, आपकी बेटियां हीरा हैं, हीरा। फरीदा में जॉब कर रही है, हीरा है वो, और वो हीरा जो होता है वो चमकता ही है। दहेज के पीछे बोलते हैं कि आपकी लड़की का हाइट कम है तो लड़की आपकी और फिर आप कहते हैं कि तहसील पे काम नहीं किया, उस तहसीलदार ने आपसे घूस मांग ली, उस एडीएम ने घूस मांग ली, उस डीएम ने घूस मांग ली। अरे घर में आप दहेज मांगते हैं,
अब बाहर कहते हैं सफाई करो। अरे अपने घर की पहले गंदगी साफ करो, अपने घर की गंदगी साफ करो। ये जहन में गंदगी तुम्हारे भरी है। अरे हाँ, सरकार को जो करना है वो करेगी। सब हर दोष नेता का कि जिधर से मान लो काल पकड़ लो, ये बात सही नहीं। अपनी 4-4 बेटियों के लिए यहाँ कह रही है, और सारी की सारी बेटियां कह रही हैं ये नौकरी करती है, और इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। देख लीजिए भाई साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो गई। अभी आपकी तीसरा बार मैं आई हूँ, कहती बार मम्मी माफ सारी हम नहीं करूंगी। मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ। अब माँ बाप को कैसे आता मानेगा कि बच्ची को शादी नहीं करूँ? ये है दर्द। भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। अरे आप तो बड़े परंपरा संस्कृति की बात करते हैं, आप तो बड़े प्राचीन सभ्यता के लोग हैं। घूस खाते हैं आप, आपके डीएनए में दहेज है। दहेज सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सुन लो, डूब भरे चुल्लू भर पानी में। बात शुरू की थी हमने सरकारी कर्मचारियों के जबरन रिटायरमेंट की। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, ये तो बात हो गई समाज में, जब आप सामने आमने हैं तो ये। लेकिन घर के अंदर मैंने जब यहां माइक लगाया तो पता चला आंख में आंसू हैं। रोते हुए कहा कि मेरी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि दहेज देने के लिए मेरे पास नहीं है। और लड़की जो है सोना नहीं हीरा इन्होंने मुझे दिखाया और कहा कि ये साहब काम करती है प्राइवेट कंपनी में काम करती है, और उसके बावजूद आपके कितना दहेज की मांग होती है, कैसे मांगते हैं? 10 लाख 15 लाख जो अच्छे जॉब खोजते हैं तो बोलते हैं 10 लाख दो 15 लाख दो, तब आपकी बच्ची हम बोलते हैं जी। नहीं, नई बात तो नहीं है, लेकिन हम नए भारत की तो बात कर ही रहे हैं ना। नहीं सामाजिक नहीं, ये आप भ्रष्टाचार घरों में देते हैं जल ना जी। ऐसा है कि जो लड़के वाले हैं, मैं तो जाके हमारे पास अगर लड़का है तो अधिकार है, हम बिना के कर सकते हैं। लेकिन मेरी भी लड़की होगी तो जो वातावरण बना हुआ है, अगर अवधेश कुमार का बहुत बड़ा नाम है तो 50 लाख में से 10 लाख हमारे नाम पर कम कर देंगे, लेकिन शादी नहीं होगी। जबकि कानून इसके खिलाफ करा है। नीतीश कुमार ने दहेज के विरुद्ध अभियान चलाया। दहेज के विरुद्ध जो कैंपेन होना चाहिए था सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। अभी तक जागरूकता पूरी तरह से नहीं आई। भाई सबसे नेगेटिव लोग हैं। 60 साल में क्या नहीं, सरकार को सब कुछ करना चाहिए। मैं कहता हूँ जनता में अवेयरनेस आनी चाहिए। देखिए मैं एक बात कहता हूं, मैं उस बहस, अरे श्रीवास्तव जी, हर चीज सरकार नहीं, दहेज हम मांगते हैं और हम कहते हैं, बोल रही है खुलेआम कि 10-12 लाख। अरे 10-12 लाख कुछ होता ही नहीं जिंदगी भर। एक कर्मचारी 10-12 लाख कम, और आप वही हैं जो कहते हैं जी हुजूर आली। ये हुजूर आली, रुकिए, शर्म आनी चाहिए। जिनको लड़के हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी है और नौकरी कर रही है, आपको एक सदस्य बढ़ रहा है, डूब मरो जो लोग तिलक मानते हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि लड़की के माता पिता को साहस करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अंतर जातीय विवाह भी वो लोग ये भी करते हैं कि नहीं, हम अपनी ही जाति में शादी। हुजूर आली, मैं आपको एक बात और कहता हूं, ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है, सबसे बड़ा तमाचा है भ्रष्टाचार। अब जिसको अपनी बेटी की शादी करनी होगी और 10-10 लाख रुपए का जहेज देना पड़ेगा, वो क्या भ्रष्टाचार करेगा या नहीं करेगा? मजबूर कर रहे, कौन कर रहे हैं? यही वो लोग हैं जिनके बिल्कुल। मैं बता, एक चीज को आप समझिए कि क्यों हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ हमारी फैमिली बाउंडेशन होती है, एक माँ के साथ, एक बाप के साथ, एक भाई के साथ, जिसकी बहनें घर में पड़ी रहती है सिर्फ इसलिए कि उसके पास जहेज देने के लिए पैसे नहीं है। आप या तो वो सुसाइड करेगा या वो भ्रष्टाचार करके अपनी बेटी और अपने बहन को घर भेजेगा। आप समझिए। मैं इसको बिल्कुल नेगेटिव मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। मेरे परिवार में भी बेटियां हैं और हमने भी शादी करी, हम सक्षम होने के बाद भी दहेज नहीं मांगा, नहीं दिया। आप कह रहे हो, मेरे कह रहे हैं आप ये मिसाल जहाँ पे बिहार से, जहाँ से ये आती हैं, जिस बिहार से ये आती हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, वो इलाके हैं जहाँ मैं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ। मैं बंगाल में जाता हूँ, मेरे पास हर वर्ष 20-25 लड़कियों के फोटो, उनके बायोडाटा आते हैं, कहीं कराइए, मुझे भुगतना पड़ता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं नवीन जी, आप अपने से उस महिला को कंपेयर मत करिए। आप मर्सिडीज जैसी गाड़ी में घूमते होंगे, बेचारी बैलगाड़ी देख रही होगी गांव में। उस जगह जहां शिक्षा नहीं पहुंच रहा, उस जगह जहां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई नहीं करा जा पा रही है। मैंने सही सवाल है ये कि नहीं है? हाँ सर, एकदम सही सवाल। प्लीज इन्होंने
हार्दिक भाई, इन्होंने एक, अरे आप मर्सिडीज में नहीं घूमते हैं। नहीं, मर्सिडीज से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ 60 वर्ष में इन्होंने 60 सेकंड किसी को अवेयरनेस के लिए भाषण नहीं दिया होगा, यहाँ करके भाषण दे रहे हैं। अगर ये अवेयरनेस का भाषण देते तो आज समाज में 2 लोगों को बचा पाते, वो नहीं बचा पाया होगा। यहाँ करके भाषण दे रहे। बहन बोलो। हाँ सर। कहाँ से हैं आप? सर इलाहाबाद, यूपी। ये हमारी बेटी है। ये आपकी बेटी है? हाँ सर। मैं तो कह रहा हूँ करोड़ों में एक है ना? हाँ सर। मेरे अभी 2 हैं। अच्छी बात है सर। और वो ना हो तो बेकार है, सब घर बेकार है बिल्कुल। बेटी के घर तो बेकार है। लेकिन देखा आपने कैसी हाँ। माँ की आंख में आंसू? पाजी आपने देखा? हाँ सर। दहेज सर हमारी भी शादी है बट बिना दहेज के। बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे लोगों को बधाई देनी चाहिए। हमारे घर में बिल्कुल दहेज नहीं माना गया। वो भी उस समय हुई है जब नोटबंदी थी और उन्होंने कहा जैसे आपको जो हो आप वैसे शादी कर दीजिए, और मेरे पापा ने अच्छी से किया जैसे उनसे हुआ। जय हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या, कहाँ से हैं आप हुजूर आली? नालंदा ज्ञान की भूमि और हमारे और ज्ञान के कौन से ज्ञान की है? कौन ज्ञान की है आप लोग बिहार के? विश्वविद्यालय। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर नक्शे से, पूरे देश के नक्शे से अगर बिहार हट गया तो ये देश जो है बेमजा हो जाएगा। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस है। आप जो भी आपके सामने की बगल 1 2 3 4 5 बगल 5 आदमियों को फर्क पे वो खड़ी, और आप जानते हैं क्या स्थिति है बिहार में? जी, इसी टॉपिक में मैं बोलना चाहता हूं। आज ये स्थिति है कि हमारे बिहार और मुंगेर के माता एवं बहनों यहाँ आए हुए हैं और आंख से आंसू निकल गया। हमें भी दुख है कि बिहार के महिला दिल्ली में आकर मीडिया के सामने आंसू निकाल रही। किस लिए? कि नीतीश, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सबसे बड़ा योजना दहेज बंदी और दारूबंदी तो आप लोग जान ही रहे हैं, मगर दहेज बंदी के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, गांव, गली-गली हस्ताक्षर अभियान निकाला था, सिग्नेचर हो रहा था, पर ये कहां गया आज बिहार की महिला? क्या नाम है आपका? मुन्ना महतो। मुन्ना जी बहुत बहुत स्वागत है। आप कल अगला भविष्य के आप मुख्यमंत्री बने बिहार के। पूरा आपको मैं साधुवाद देता हूं। लेकिन एक बात सुनिए, हर चीज में मन में आए तो जब वो मन हो तो नीतीश कुमार जी का गला दबा लीजिए, है ना? अपना अरे कहां गए नौजवानी? बेकार है ऐसी नौजवानी जब खुल के सामने खड़े ना हो पाए और कहो कि मैं पकड़ता हूं, मैं शादी करता हूं। कैसे नौजवान हो यार? ये डीएम और एसपी और डीआईजी यही नहीं बोल रहे हैं कि घूस मांगता है, ये दहेज मांगता है? उनसे पूछिए। हमारे यहाँ एक बात ऐसा है कि जनता का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई नहीं। नीतीश ने अभियान चलाया, न जनता दल के लोग उसमें काम कर रहे, न जनता कार्य। हमारे यहाँ शराबबंदी भी फेल है और दहेज बंदी फेल है। ये जो कह रहे हैं नालंदा के हैं और ज्ञान के हैं, इनके जैसा नौजवान क्यों नहीं खड़ा होता है कि हमारे गांव में नहीं होने देंगे शादी? मैं तो बिहार के लोगों को कहता हूँ, मेरे भाई की शादी थी, मैंने कहा अगर हमारे घर में तिलक लिया जाएगा मैं इसकी बाराती नहीं जाऊंगा, और मैं उसके फलदान में नहीं गया। जब पैसा वापस हुआ तब मैं दिल्ली से गया हूँ। तो अब आपकी योजना चलाते हैं, मैं नीतीश की योजना चलाते हैं, करोड़ का घोटाला होता है, योजना आगे बढ़ता है। करोड़ बेकार वाली बातें करो। बिहार के लोगों अभी का प्रधानी के चुनाव में कौन से चुनाव है बिहार में? तो अभी से शुरू हो गया यहाँ से नीतीश कुमार जी। अरे हाँ, विधानसभा का कौन कर रहा था? कौन सिफारिश कर रहा था इनकी? आप कर रहे थे? आप नहीं बुला रहे हो कि हमने सिफारिश की, तुम ही सिफारिश कर रहे थे बुलवाने के लिए। योजना जमीन पे नहीं ना। अरे बेटा, जो मैंने कहा वो तुमने समझा? अरे नौजवान, कैसा नौजवान? किसी के बगल में कोई लड़की कामकाज करती हो, प्राइवेट नौकरी नहीं लोगों को, वो प्राइवेट फर्म में काम करती है, उसकी माँ आके इसलिए आंसू बहा रही है क्योंकि नौजवान जो हैं और उनके परिवार वाले लोग दहेज मांगते हैं, 10 से 12-15 लाख। और वही लोग समाज में कहते हैं कि साहब जब मैं तहसील पे जाता हूं तो एसडीएम जो है फाइल नहीं देता, वही जो कानूनगो है घूस मांगता है। अरे शर्म आपको आनी चाहिए। आपको जब मौका लगा, जब आप उदाहरण समाज में रख सकते तो तब आपने नहीं रखा, और ये स्थिति है। तो आज आप चली जाएंगी कि या रुकेंगी? जी अभी हम शनिवार तक रहेंगे। और भी 1-2 लड़के देखने हैं क्या? जी लोग बोले हैं कि ठीक है ये मिलिए, वो उन्हीं लोग से बात करूंगी। मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि दहेज ना दीजिएगा, और अच्छा ना कोई कहीं ना कहीं वो सीता के लिए राम तो प्रतीक्षा में होंगे ही होंगे। बात तो सही है, जरूर होंगे प्रतीक्षा में। और मैं कहूंगा आपको सुयोग्य वर उनको, आपकी बेटी को मिले, ये मैं शुभकामनाएं देता हूं। और माता जी, नेताजी गिरी ना करो, यही जाओ बिहार में लौट कर इसी मुद्दे पे काम करो तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। मुख्यमंत्री ये समाज में लड़ने की चीज है, भ्रष्टाचार में। जी
अपने जीवन में व्रत लो कि हम अपने जीवन में 4 लड़की को बिना दहेज के शादी करा देंगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ टेलीविजन पर तुम लोगों को माला पहना देंगे, करके आओ और एक एक यही बात करो, यही करो महतो जी। हम लोगों ने सामूहिक विवाह ऑलरेडी करवाया है और ये समाज के साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से नहीं होगा, सामूहिक विवाह पे जोर दे। दहेज प्रथा पे हस्ताक्षर करवाने से परिवर्तन नहीं आएगा। प्रतिनिधित्व का दायित्व भी होता है कि सामूहिक विवाह पे जोर दे ताकि समाज में ऐसी और आगे बढ़े, है ना। ये यही बात होनी चाहिए। हम लोग भी इस पर काम करते हैं सर, पर ये दहेज प्रथा नीति चलाते हैं तो इस पर कोई मतलब सरकारी योजना को घोटाला होता है। मेरी भी 4 बहन है, हम लोग तो चारों क्वालिफाइड है, 2 इंजीनियर है, लेकिन 4 साल मेरी अपनी बड़ी बहन को शादी करने में लगा क्योंकि दहेज प्रथा है। मैं कह रहा हूं ना, ये उत्तर बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति लगभग, और दहेज दिल्ली में कह रहे थे दहेज नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा तरीका है। जनाब आली मैं लौटता हूं। आज भ्रष्टाचार पर बात है और आज बात हो रही थी भ्रष्टाचार पे। सरकारी कर्मचारियों के जबरन रिटायरमेंट को लेकर बात हुई थी। बात वहां से शुरू हुई और बात एक जगह यहां पे आके रुकी जहां पे एक महिला रो रही थी, कह रही थी कि इसलिए बेटी की शादी नहीं हो। वो बेटी जो कि प्राइवेट फर्म में काम करती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, वो इसलिए रो रही थी कि मेरे पास देने के लिए दहेज नहीं है। दहेज 10 से 12-15 लाख रुपए जो भी मुंह से निकल जाए। 5 बच्चे हैं, वो यहां से रो के चली गई। मैंने शुभकामनाएं दी, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। या वो ताकत या वो फाइट। मैंने उनसे कहा कि अगर बात कल बन जाए तो जरूर आइएगा शेयर करने के लिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो खड़ी करनी पड़ेगी, अन्यथा ये भ्रष्टाचार की लड़ाई आप ऐसे नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। यहाँ इधर से कुछ बोलना चाह रहे थे। जी मैं ये कह रहा हूँ सर कि जितने भी नेता हैं पूरे देश के, चाहे जो पार्टी के हों, वो जिस शादी को अटेंड करते हैं, अगर उस शादी में कहीं दहेज का मुकदमा लगता है भविष्य में, उस नेता को भी सजा मिलना जरूरी है, उसका भी नाम लिखाया जाना चाहिए। ये एक मांग है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और सभी नेताओं से। बहुत अच्छी बात है, सुझाव अच्छा दिया है आपने। जी जी हाँ जी, मैं जो है कुल्लू मनाली से हूँ, हिमाचल प्रदेश में। अभी यहाँ आया हूँ काम से, तो मैं मीडियम फैमिली से हूँ। हमारे वहाँ क्या है, दहेज कैसे रुकता है, वहाँ प्रथा ही नहीं है दहेज देने की, बल्कि वहाँ उल्टा लड़की वालों को देना पड़ता है। और ये पूरे उत्तराखंड में भी है और हिमाचल। हाँ, हिमाचल में भी, उत्तराखंड में भी है। और लड़की वाले जो है रिश्ता लेने लड़के वाले के घर नहीं जाएंगे, लड़के वाले रिश्ता लेने लड़कियों के साल भर चक्कर काटेंगे, वहाँ रिश्ता भेजते हैं, पंडितों के पास भेजते हैं या दूसरों के पास भेजते हैं। तो मैं कुल्लू मनाली से कुल्लू मनाली से हूँ। मेरा नाम मीर सिंह नेगी है जी, और मैं समाज सेवक रहा हूँ हमेशा। मैं बड़ी फैमिली का नहीं हूँ, मैं मिडोकर फैमिली का हूँ जी। नहीं आप ना, जब आप मिडिल ऑकर फैमिली कहते हैं, मिडिल ऑकर फैमिली कहते हैं, यार बताएं आपसे, तो 300 करोड़ 400 करोड़ की शादी करते हैं ना, उनसे कहीं बेहतर फैमिली के आप हैं। नहीं, आप उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण रख रहे हैं इस समाज में। और ये भी बात बताएं, जब पाजी परे हटो, आज सामने पास बताओ मेरे सवाल। मैं आज आपसे कहता हूं, ये सोच जब तक नहीं बदलोगे ना, ये सोच, ये जहन, तब तक देश नहीं बदल पाओगे। आप लाख कोशिश कर लो, बाहर आप जाके बोलोगे सफेद और घर में आके बेटे के लिए मांगोगे दहेज, तो आप देश बदलोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। जी सर, मैं राजस्थान श्री गंगानगर से मनदीप शर्मा मेरा नाम है। राजस्थान और पंजाब में दोनों में कांग्रेस की सरकार है। मैं उनसे बैठे सामने पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जो पंजाब से जो नहरों का पानी आ रहा है, उसके अंदर फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी ये मिला के भेज रहे हैं। उस फैक्ट्रियों का जितना भी रफ पानी है, गंदा पानी है, उनका सारा वो नहरों के अंदर बीच में डाल के राजस्थान में आ रहा है। मैं अगर आप कल हैं आप कल हैं? हाँ, कल यहीं। तो आप आइए, कल मैं इस मुद्दे को इससे शुरू करूंगा। मैं जरूर कल बात शुरू करना चाहूंगा। जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से सभी परिवारों को ये कहना चाहती हूँ कि जुल्म सहने वाला उतना ही जिम्मेदार है जितना कि जुल्म करने वाला। जब हम दहेज देते हैं तो लोगों की मांग बढ़ती है, तो जिस दिन आप दहेज देना बंद कर देंगे, उस दिन दहेज मांगना बंद हो जाएगा। आजकल लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आगे मुझे मालूम है ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे मालूम, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो गया। और मैं बताऊं आपसे, ये समस्या से लड़ना ये हमारे यहाँ है और इसको लड़ना पड़ेगा। और बिल्कुल, और इस पे कभी पूरी बहस होगी, इस पे पूरी बहस होगी। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात।